Hello dear student, this is the sixth chapter of history, peasants and farmers. In previous chapter you saw how access to forest and pasture was regulated by British government and how these restrictions and controls affected the lives of those who use these resources. In this chapter we will discuss about the peasants and farmers with special focus on three different countries. First, the small cottagers in England, and then the wheat farmers of the USA, and the last, the opium producer of Bengal. The coming of modern agriculture in England. मॉडर्न एग्रीकल्चर मीन्स जब इंग्लैंड में एग्रीकल्चर में साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लग गया, तो उस वक्त जो पीसेंट्स थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनकी लाइफ किस तरीके से अफेक्ट हुई और उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द डिफरेंट मशीन्स इन द एग्रीकल्चर. On 1st July 1830s, farmers in the northwest of England found his barn and haystack reduced to ashes by a fire that started at night. 1st July 1830s के टाइम पर फार्मर्स जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड से के रहने वाले थे, उन्होंने रात को ये देखा कि उनका जो बार्न है और जो haystack है, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो जलने लग गया है, उसमें आग लगा दी गई है. एट टाइम ओनली द रिक वॉज बर्न. एक टाइम ऐसा था जब स्टार्टिंग में सिर्फ रिक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था, जो जैसे कि पैडी हो गया, वीट हो गया, सिर्फ उसी के स्टैक को जलाया जाता था. एट अदर टाइम द एंटायर फार्म हाउस विद थ्रेशिंग मशीन. और एक टाइम ऐसा आया जब पूरे फार्म हाउस को जला दिया जाता था विद थ्रेशिंग मशीन. थ्रेशिंग मशीन इस टाइम पर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा था, जिससे जो पीसेंट्स थे, स्मॉल पीसेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनकी लाइफ बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुई. थ्रेशिंग मशीन एक तरीके की मशीन होती है. इट रिमूव्स द सीड्स फ्रॉम द स्टॉक एंड हस्क. तो एक तरीके की मशीन होती है जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप होती है उसमें से जो ग्रेन होता है उसे अलग करती है. फार्मर्स रिसीव थ्रेटनिंग लेटर्स विद द मिथिक नेम कैप्टन स्विंग. जब उनके बार्न में, उनके हेस्टेक में आग लगा दी जाती थी, उनकी थ्रेशिंग मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, तो उससे पहले उन्हें एक थ्रेटनिंग लेटर मिलता था विद द मिथिक नेम ऑफ कैप्टन स्विंग. एक मिथिक नाम से, कैप्टन स्विंग के नाम से उन्हें एक थ्रेटनिंग लेटर दिया जाता था, जिसके बाद ये समझ लिया जाता था कि अब उस फार्मर का जो मशीन है, जो थ्रेशिंग मशीन है और जो स्टॉक है, उसे जला दिया जाएगा. तो जब गवर्नमेंट को ये पता चला तो गवर्नमेंट ने एक हार्श पॉलिसी उनके अगेंस्ट ली, जैसे कि बहुत से लोगों को, जो स्विंग राइटर्स थे, बहुत से लोगों को हैंग कर दिया गया एंड मैनी वर पुट बिहाइंड द बार्स. और बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया गया. बट वाई डिड दे डू सो. लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे, इनके रीज़न हम आगे पढ़ेंगे. द टाइम ऑफ ओपन फील्ड एंड कॉमन्स. थ्रेशिंग मशीन और या फिर कह सकते साइंस और टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा था, उससे पहले जो लाइफ थी लोगों की वो किस तरीके की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे. पीसेंट्स कल्टिवेटेड ओपन फील्ड्स विद वर स्ट्रिप्स ऑफ लैंड विच वर स्ट्रिप्स ऑफ लैंड नियर देयर विलेजेस. पीसेंट्स जो थे वो कल्टीवेशन ओपन फील्ड में करते थे. ओपन फील्ड का मतलब था कि जो विलेजर्स होते थे वो उन्हें ईयरली, उनकी जो कम्युनिटी थी, जो पीसेंट्स की कम्युनिटी थी, ईयरली गैदर होती थी एक जगह पर, और उस टाइम पर उन्हें जो कल्टीवेटेड लैंड होता था वो बांट दिया जाता था. तो इसका मतलब है कि ईच ईयर उन्हें डिफरेंट लैंड मिलता था फॉर द कल्टीवेशन. तो इस तरीके से ये इंश्योर किया जाता था कि सभी लोगों को बैड और गुड टाइप की जो ज़मीन है वो उन्हें कल्टीवेशन के लिए इक्वली डिवाइड हो. दीज स्ट्रिप्स वर ऑफ वेरिंग क्वालिटी. ये जो स्ट्रिप्स होती थी, ये जो टुकड़े होते थे ओपन फील्ड से जो दिए जाते थे पर पीसेंट्स को, उनकी जो क्वालिटी होती थी वो डिफरेंट होती थी. दिस वॉज अ मेजर टू एंश्योर दैट एवरी वन हैड अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड लैंड.
तो इस तरीके से एक तरीके से ये उपाय था, एक सोल्यूशन था, ताकि हर एक पेशेंट को बेड और गुड दोनों तरीके का लैंड प्रोवाइड हो फॉर द कल्टीवेशन. Beyond these strips lay common land which was used by all to graze cattle, gather fruits and berries and firewood. और इसके अलावा एक कॉमन लैंड होता था. एक ओपन फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि ओपन फील्ड होता था विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीसेंट्स ईयरली, जिसे ईयरली पीसेंट्स को बांट दिया जाता था. और एक दूसरे तरीके का लैंड होता था दैट वाज कॉल्ड कॉमन लैंड, जिसे कॉमन लैंड कहा जाता था. और इसका यूज़ किया जाता था बाय द ऑल विलेजर्स ऑफ द एरिया. उस एरिया के जितने भी विलेजर्स होते थे सभी के थ्रू वो यूज़ किया जाता था. और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था? ग्रेस कैटल को चराने के लिए, फ्रूट्स गैदर करने के लिए, फायरवुड कलेक्ट करने के लिए. द कॉमन लैंड वॉज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ पुअर. ये कॉमन लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नेसेसरी था फॉर द सर्वाइवल ऑफ पुअर. दिस बिगेन टू चेंज फ्रॉम द 16th सेंचुरी. अब जब 16th सेंचुरी आया, 16th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हुआ था और साइंस और टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रहा था. वुल बिकेम इम्पॉर्टेंट. मार्केट में वुल की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लग गई. फार्मर्स बिगेन टू एनक्लोज फील्ड्स टू इम्प्रूव शिप्स, ब्रेड एंड एंश्योर गुड फीड. तो इसीलिए जो फार्मर्स थे उन्होंने वुल की डिमांड को पूरा करने के लिए जो लैंड थे उनके पास उसको घेरना शुरू किया. उसके साथ साथ उसमें कॉमन लैंड को भी मिलाना शुरू किया और इस तरीके से ज़मीन को घेरना शुरू कर दिया ताकि वो वहाँ पर शिप की ब्रीड को इम्प्रूव कर सके और साथ ही साथ उन्हें अच्छा चराने के लिए खाना भी प्रोवाइड हो जाए. विथ एनक्लोज्ड फील्ड there was no concept of common land. This changed the entire landscape of England. अब जब एनक्लोजिंग शुरू होने लग गई, एनक्लोज्ड फील्ड का मतलब है ज़मीन को घेरना. जब जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, बिग फार्मर्स थे, उन्होंने ज़मीन को घेरना शुरू किया तो जो कॉमन लैंड का कंसेप्ट था वो ख़त्म होने लग गया. कॉमन लैंड दैट वाज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ पुअर. वो कॉमन लैंड जो पुअर के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था वो कंसेप्ट अब ख़त्म होने लग गया. दिस चेंज द एंटायर लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड. और इस तरीके से जो इंग्लैंड का लैंडस्केप था पूरी तरीके से चेंज हो गया. टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी द एनक्लोजर मूवमेंट प्रोसीडेड बाय स्लोली. मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में जो एनक्लोजर मूवमेंट है, जो घेरने की जो ये पॉलिसी शुरू की थी फार्मर्स ने, वो धीरे धीरे चल रही थी. The early enclosures were usually created by individual. जब स्टार्टिंग में ज़मीन को घेरा जा रहा था तो उसमें जो इन्वॉल्व थे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे, मतलब कुछ किसान ही थे जो अपने आप ही जगह को घेर रहे थे. और इस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था एनक्लोजर में, ज़मीन को घेरने में, वो अभी नहीं था. द ब्रिटिश पार्लियामेंट नो लॉन्गर वॉच दिस प्रोसेस फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड पास 4000 एक्ट लीगलाइजिंग दिस एनक्लोजर. और क्योंकि इसमें फ़ायदा भी था, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सामान जा रहा था और इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा था, तो इसीलिए वो ज़्यादा टाइम तक अपने आप को इससे अलग नहीं रख पाई और इसीलिए इस एनक्लोजर को लीगलाइज करने के लिए उन्होंने 4000 एक्ट्स इम्पोज करा दिए, पास करा दिए. अब जब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई तो जो ये एनक्लोजर मूवमेंट था उसने एक स्पीड पकड़ ली. जो फर्स्ट रीज़न था मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट रीज़न ऑफ एनक्लोज द कॉमन फील्ड, जो फर्स्ट रीज़न था कॉमन फील्ड को एनक्लोज करने का, वो था द डिमांड ऑफ वुल इन द मार्केट. मार्केट में जो वुल की डिमांड थी वो बढ़ गई थी. अब हम सेकेंड रीज़न पढ़ेंगे कि क्यों जो ये फील्ड थे, जो ये लैंड था, उसे एनक्लोज किया जा रहा था, उसे घेरा जा रहा था और जिसके लिए गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी थी. न्यू डिमांड्स फॉर ग्रेन. अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी तो ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ रही थी और मार्केट में जो ग्रेन की डिमांड है उसे फुलफ़िल करने के लिए जो पीसेंट्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने एरिया को एनक्लोज करना शुरू कर लिया. From the mid-18th century onwards, enclosure became different. They were now for grain cultivation. अब जो रीज़न था enclose करने का लैंड को वो डिफरेंट था. वो रीज़न था ग्रेन कल्टीवेशन के लिए. पहले शिप ब्रीडिंग के लिए, शिप ब्रीडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए
एनक्लोज किया जा रहा था और अब ग्रेन कल्टीवेशन के लिए एनक्लोज किया जा रहा है। इंग्लिश पॉपुलेशन वॉज एक्सपेंडिंग एंड ब्रिटेन वॉज इंडस्ट्रियलाइजिंग, और इंग्लैंड में पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही थी और साथ ही साथ ये टाइम ऐसा था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ब्रिटिश में इंट्रोड्यूस हो रहा था। ब्रिटिश मूव टू अर्बन एरियाज, पीपल मूव टू अर्बन एरियाज, लेसर पीपल हैड टू प्रोड्यूस मोर ग्रेन। अब लोग भी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो इसीलिए जो विलेजर्स थे वो अपने एरिया को छोड़कर अर्बन एरियाज़ में मूव कर रहे थे जॉब की सर्च में। द मार्केट फॉर फूड ग्रेन एक्सपेंडेड, मार्केट में जो फूड ग्रेन की डिमांड थी वो बढ़ रही थी। फूड ग्रेन प्राइसेस रोज, और साथ ही साथ जो फूड ग्रेन के प्राइस थे वो भी बढ़ रहे थे। तो इस तरीके से अगर इस टाइम पर कल्टीवेशन हो रहा था तो इससे पीसेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा था। दिस एनकरेज लैंड ओनर्स टू एनक्लोज लैंड एंड एनलार्ज द एरिया अंडर ग्रेन कल्टीवेशन, और इसी चीज़ ने लैंड ओनर्स को एनकरेज किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड उनके पास हो और वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन को कल्टीवेट कर सके। प्रॉफिट्स फ्लोड in and landowners pressurized the government to pass the enclosure act, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को घेरने के लिए अब लैंड ओनर्स ने, क्योंकि इससे प्रॉफिट हो रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि अब वो एनक्लोजर एक्ट पास करे ताकि वो गवर्नमेंट की हेल्प से ज़्यादा लैंड को अपने कल्टीवेशन एरिया में इंक्लूड कर सके। द एज ऑफ एनक्लोजर्स, अब एक टाइम ऐसा आ गया जब गवर्नमेंट की तरफ से भी परमिशन मिल गई तो एनक्लोजर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज एज मच एज पॉपुलेशन, फूड ग्रेन इंक्रीज़ हो रहा था जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इंग्लैंड वॉज प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फूड ग्रेन द पॉपुलेशन कंज्यूम्ड, जो इंग्लैंड था जितना पॉपुलेशन यूज़ कर रही थी 80% इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा था। क्रॉप प्रोडक्शन रिसीव्ड अ बूस्ट थ्रू वेरियस क्रॉप रोटेशन टेक्निक्स, अब जो इंग्लैंड है वो इतना ज़्यादा जो फूड प्रोडक्शन कर पा रहा था और मार्केट में जो डिमांड थी जितनी ज़्यादा फूड की, जितनी ज़्यादा ग्रेन की, वो सारी फुलफ़िल हो रही थी। उसकी एक टेक्निक थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो मशीन्स थी, जो टेक्नोलॉजी थी उसका यूज़ नहीं किया जा रहा था। उसकी टेक्निक थी रोटेशन टेक्निक, जिसे रोटेशन टेक्निक कहा जा रहा था। इसमें सबसे पहले फूड ग्रेन को उगाया जा रहा था और उसके बाद क्रॉप रोटेशन टेक्निक में सबसे पहले फूड ग्रेन जब प्रोड्यूस हो जाता था, कल्टीवेशन हो जाता था, हार्वेस्टिंग हो जाती थी, तो उसके बाद टर्निप और क्लोवर एक तरीके का प्लांट होता था, उसे कल्टीवेट किया जाता था। द प्लांटिंग ऑफ टर्निप एंड क्लोवर इम्प्रूव द सॉइल एंड मेड इट मोर फर्टाइल, जो टर्निप और क्लोवर था जब उसकी फार्मिंग की जाती थी, उसे प्लांट किया जाता था, तो वो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी उसे इम्प्रोवाइज करता था। और साथ ही साथ जो ये टर्निप था ये एक ऐसी चीज़ थी जो कैटल को भी बहुत पसंद थी, तो इस तरीके से उन्हें कैटल्स के लिए फोडर भी मिल जाता था और उनकी सॉइल भी फर्टिलाइज हो जाती थी। तो इस तरीके से मार्केट में जितनी भी डिमांड थी, जब वो डिमांड बढ़ती थी, इस तरीके से फार्मर्स उस डिमांड को पूरा कर रहे थे। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस पॉपुलेशन की फूड ग्रेन की डिमांड को फुलफ़िल किया जा रहा था। एनक्लोजर अलाउड लैंड ओनर्स टू एक्सपेंड द लैंड अंडर देयर कंट्रोल एंड प्रोड्यूस मोर फॉर द मार्केट। एनक्लोजर जब बढ़ रहा था, इतना ज़्यादा लैंड ओनर्स के पास आ रहा था, तो जितना बड़ा लैंड होता था उतना ज़्यादा कल्टीवेशन होता था। तो इस तरीके से इसने एक्सपेंड किया प्रोडक्शन को। Between 1750 and 1850, 6 million acres of land was enclosed. 1750 से 1850 का टाइम ऐसा था जब 6 million acres लैंड को enclosed कर दिया गया था थ्रू द फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स। अब हमने बात कर ली कि किस तरीके से एनक्लोजर की पॉलिसी के थ्रू जब पॉपुलेशन बढ़ी, मार्केट में फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी, तो उसे फुलफ़िल किया गया। लेकिन इस चीज़ से मैंने आपको बताया कि इस
एनक्लोजर में जो कॉमन लैंड था उसे भी इंक्लूड किया जा रहा था। गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई थी, तो गवर्नमेंट की परमिशन मिलने का मतलब था कि जो रिच पीपल है, जो लैंड ओनर्स है, जो बिग फार्मर्स है, उनके प्रॉफिट को ध्यान में रखना, ना कि पुअर्स के। तो अब पुअर्स की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा, वी विल डिस्कस ऑन इट। द फार्मर्स, द पुअर, ऐसे फार्मर्स जो पुअर थे उनकी लाइफ किस तरीके से अफेक्ट हुई। द पुअर नो लॉन्गर हैड एक्सेस टू द कॉमन्स। अब जब एनक्लोजर शुरू हो गया तो उस जगह को घेरने का मतलब था कि अब उस जगह पर सिर्फ उसी लैंडलॉर्ड का अधिकार होगा। तो वो कॉमन लैंड जहाँ पर सभी लोग जा सकते थे, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, अब वहाँ पर दूसरे लोगों का जाना रेस्ट्रिक्टेड था। They were displaced from their land and found their customary rights disappearing. और उन्हें उनके लैंड से, जो कॉमन लैंड में रहते थे लोग, उन्हें उनके लैंड से निकाल दिया गया। उनके जो कस्टमरी राइट्स थे वो भी उनसे छीन लिए गए। They moved to other places in search of jobs, but nowhere could the poor find secure jobs. वो अपनी जगह को छोड़कर तो चले गए और इस उम्मीद में कि उन्हें कहीं जाकर जॉब मिलेगी, लेकिन उन्हें कहीं भी सिक्योर जॉब नहीं मिली। दे एम्प्लॉयड ओनली ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। उन्हें एम्प्लॉयड किया जाता था सिर्फ हार्वेस्ट टाइम पर। लैंड ऑनर्स कट वेजेस ऑफ वर्कमैन टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। और साथ ही साथ लैंड ऑनर जो थे वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए जो वर्कमैन होते थे, जो लेबर होते थे, उन्हें भी कम वेजेस में रखते थे और साथ ही साथ उनके जो नंबर थे वो भी कम कर दिए गए थे। वर्क बिकेम अनसर्टेन, इनसिक्योर एंड इनकम अनस्टेबल। तो इस तरीके से जो पुअर की जॉब थी वो अनसर्टेन थी, इनसिक्योर थी, और जो उनकी इनकम थी वो भी अनस्टेबल थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेशिंग मशीन। अब जब थ्रेशिंग मशीन आई, पहले तो जो पुअर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, देयर लाइफ वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द एनक्लोजर्स। उनकी जो लाइफ थी एनक्लोजर की वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हुई। और सेकंड रीज़न था थ्रेशिंग मशीन। जब थ्रेशिंग मशीन आई, क्योंकि मोस्टली जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, दे गॉट जॉब ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम। उन्हें हार्वेस्ट टाइम पर जॉब मिलती थी, लेकिन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द थ्रेशिंग मशीन, उसके बाद इनकी जो ये अपॉर्चुनिटी थी वो भी उनसे छीन ली गई। The introduction of threshing machine. During the Napoleonic War, the threshing machine was introduced to lesser dependency on labor and increased protection. Threshing machine के यूज़ इंट्रोड्यूस होने के बाद जो लेबर्स की डिमांड थी वो रिड्यूस हो गई। Introduction of threshing machine sought out the problem of landowners such as insolence of laborers, their drinking habits and the difficulty of making them work. जो थ्रेशिंग मशीन थी वो एक तरफ फ़ायदेमंद थी लैंड ओनर्स के लिए, बिग फार्मर्स के लिए, क्योंकि इसकी वजह से जो डिपेंडेंसी थी लैंड ओनर्स की लेबरर्स पर वो ख़त्म हो गई। जो लेबरर्स अपनी मनमानी करते थे, बैड बिहेव करते थे, उनकी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं करते थे, ये जो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था लैंड ओनर्स को, ये सारी प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हो गई। After the Napoleonic War ended, soldiers returned home but found no work. नेपोलियनिक वॉर में जो लोग इन्वॉल्व थे, इसमें जो सोल्जर एज अ सोल्जर काम कर रहे थे, एज अ सोल्जर वॉर में इन्वॉल्व थे, जब वो वापस घर लौट कर आए तो अब उन्हें ज़रूरत थी काम की, क्योंकि अब उनके पास कोई काम नहीं था और उनके अर्निंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एक जॉब की ज़रूरत थी। एट द सेम टाइम एन एग्रीकल्चर डिप्रेशन सेट इन। और इस टाइम पर एक दूसरी प्रॉब्लम भी हुई जब एग्रीकल्चर डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। एग्रीकल्चर डिप्रेशन का मतलब है कि मार्केट में फूड की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो फूड के प्राइस थे वो कम हो गए। प्राइस ऑफ ग्रेन्स डिक्लाइन बिकॉज ग्रेन्स वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप। अब जो प्राइस थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि अब फूड को सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा था, बल्कि उसे इम्पोर्ट भी कराया जा रहा था फ्रॉम द यूरोप। लैंड ओनर्स कट द वेजेस एंड द नंबर ऑफ वर्कमैन दे एम्प्लॉयड। और इसकी वजह से जब मार्केट में उसका प्राइस कम हो गया, ग्रेन का प्राइस कम हो गया, तो लैंड ओनर्स ने वेजेस कम करने शुरू कर दिए और जो वर्कमैन के नंबर थे वो भी कम करने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से जो पुअर थे उन्हें कॉन्टीन्यूसली
जो एक डिप्रेशन है उसका सामना करना पड़ रहा था। कैप्टन स्विंग राइट्स स्प्रेड इन द कंट्री एट दिस टाइम, और यही टाइम था जो हमने स्टोरी स्टार्टिंग में शुरू की थी कि कैप्टन स्विंग के विच वॉज द मिथिक नेम, जो एक मिथिक नेम था, एक थ्रेटनिंग लेटर्स में इस नाम का यूज़ किया जा रहा था, और जो लैंड ओनर्स थे किस तरीके से उनकी थ्रेशिंग मशीन और हे स्टॉक को जला दिया जा रहा था। तो यही कारण था कि अब पुअर्स जो थे वो इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने इस तरीके से राइट करना शुरू कर दिया। सो इस तरीके से जो मॉडर्न एग्रीकल्चर था विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, इसका मतलब क्या था कि दो ग्रुप बन गए। एक तरफ जो ग्रुप था हु गॉट प्रॉफिट, जिसे प्रॉफिट मिला, और दूसरा एक ऐसा ग्रुप था जिसके जो कस्टमरी राइट्स थे वो भी छीन लिए गए और बहुत एडवर्सली उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट पड़ा। ओपन फील्ड जिस तरीके से डिसअपियर्ड हो रहे थे एंड द कस्टमरी राइट्स ऑफ द पीसेंट्स वर अंडरमाइंड, और जिस तरीके से जो कस्टमरी राइट्स थे पीसेंट्स के वो उनसे छीन लिए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो रिच फार्मर्स थे दे एक्सपेंडेड देयर प्रोडक्शन, सोल्ड दिस ग्रेन इन द वर्ल्ड मार्केट एंड मेड प्रॉफिट। दूसरी तरफ जो फार्मर्स थे, जो रिच फार्मर्स थे, उन्होंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया, अपना ग्रेन वर्ल्ड मार्केट में बेचा और प्रॉफिट को गेन किया। बट द पुअर हैड टू लेफ्ट देयर विलेजेस इन द लार्ज नंबर। दूसरी तरफ के पुअर्स को क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा नंबर में अपने विलेजेस को छोड़ना पड़ा और अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह पर जाके रहना पड़ा, जहाँ पर उनकी लाइफ सिक्योर नहीं होती थी, उनकी जो जॉब थी वो अनसिक्योर थी, जो वेजेस थे वो भी उनको टाइम टू टाइम नहीं मिलते थे, और जब मिलते थे वो बहुत कम मिलते थे। तो इस तरीके से मॉडर्न एग्रीकल्चर ने जहाँ एक तरफ लोगों का बहुत नुकसान किया तो दूसरी तरफ फ़ायदा किया।